वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहाँ पर हमारे जो सोर्सेज है करंट अफेयर के रिगार्डिंग वो है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस प्लस गवर्नमेंट साइट्स। हमारा जो मेन फोकस है वो है करंट अफेयर्स के साथ जो स्टैटिक फैक्ट्स है उनको कवर करना। यानी कि अभी इस तरह से ही एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई टॉपिक न्यूज़ में है तो उससे जुड़े हुए जो बेसिक फैक्ट है वहाँ से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में अब जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों को साथ में कवर करना। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द अगस्त 2023। ये जो पूरे की पूरी पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो चेक कर सकते हैं, साथ में हमारे टेलीग्राम इनिशिएटिव को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि हैंड रिटन नोट्स है तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बट लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि कंटेंट जो है वो 100% जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये इसको होस्ट किया है भारत ने, और पहली बार जो है वो ये होस्ट भारत ने किया है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और कॉफ़ी बोर्ड की अगर हम बात करें तो भारत में कॉफ़ी बोर्ड जो है वो बैंगलोर में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट मतलब इनका हेडक्वार्टर जो बैंगलोर में है, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट है इराक एलिमिनेटेड ट्राइकोमा जो है वो ये WHO ने जो रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये जो आपका इराक है इसने जो है वो ट्राइकोमा को जो है एलिमिनेट कर दिया। अब ये ट्राइकोमा क्या है? ये डिजीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ब्लाइंडनेस के लिए। यानी कि कलर एक तरह से जो है वो आप मतलब आइज़ की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इस डिजीज़ की वजह से होती है। और ये जो है इराक जो है वो भी 17 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को जो है वो ज्वाइन किया है, यानी कि 17 कंट्रीज़ जो है वो टोटल हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो ट्राइकोमा को जो एलिमिनेट कर दिया है। और ये डिजीज़ जो है डिजीज़ ऑफ आई की डिजीज़ है जो मतलब कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन, एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जो है वो ये जो है वो आपका जो है वो इन्फेक्शन होता है। और बैक्टीरिया का नाम है क्लामेडिया ट्राइकोमेटिस जो है वो ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जो है वो डिजीज़ होती है। और ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड भी होता है, और अभी 17 जो कंट्रीज़ है उन्होंने इसको जो है एलिमिनेट कर दिया है, और इराक जो है वो लेटेस्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। भारत जो है वो यहाँ पर 26 मेडल जो है वो जीत कर लेकर आया है। यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो 31st यूनिवर्सिटी गेम्स थी, और कहाँ पर हुई है? चाइना में। तो ये मेडल्स कितने लाया है और गेम्स कहाँ हुई थी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना। चाइना में गेम्स हुई थी और 26 मेडल जो है भारत लेकर आया, और एग्जाम में अलाइड में पूछा भी गया है इस तरह से एक बार क्वेश्चन। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्राइबल डे, ये 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काफ़ी न्यूज़ में चला है, और अगर हम ये जिस तरह से इसराइल और वो गाजा वाले कन्फ्लिक्ट चला है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम बात करें हेडक्वार्टर जो वो हेग नीदरलैंड में है। क्रिएटेड कब बना है? 1998 में बना है रोम स्टैच्यू के अंडर। प्लस इसके फंक्शनिंग काम करना कब से शुरू किया था? 2002 से। और 123 मेंबर्स है, और इसमें मेन कंट्रीज़ लाइक USA, चाइना, रशिया, इंडिया ये मेंबर्स नहीं है। इसराइल जो है वो इसका मेंबर है, इसलिए जो है वो इसराइल पैलेस्टाइन जो कन्फ्लिक्ट चल रखा है उसके रिगार्डिंग जो है वो ICC ने जो है वो यहाँ पर जो है इसराइल को जो है नोटिस जो है वो रिलीज़ किए। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। कब बनी थी? 1950 में। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और 191 जो है वो इसके मेंबर्स है। इंडिया जो है वो इसका मेंबर है। यस, भारत जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। और ये जो है वो क्या करता है, एक तरह से रिपोर्ट्स वगैरह भी लॉन्च करता है रिगार्डिंग द एनवायरमेंट, और प्लस साथ में जो है वो वर्ल्ड लेवल पर जितना भी जो है वो क्लाइमेट चेंज वगैरह है उसके रिगार्डिंग भी जो है रिपोर्ट्स जो है वो बनाता है, डाटा रिलीज़ करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023। ज्वाइंटली होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इसको 2023 में हुआ। और इसके विनर की अगर हम बात करें तो स्पेन, और स्पेन ने किसको डिफीट किया है? इंग्लैंड को। तो अगर आप क्रिकेट और स्पोर्ट्स को अगर देखोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये इसलिए ये भी जो है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 मेंबर्स है ब्रिक्स में अभी। और अभी ब्रिक्स जो है वो प्लस हो गया, यानी कि इसमें 5 न्यू मेंबर्स भी और जो ऐड हुए हैं, जिसमें इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, UAE। और ये 1 जनवरी 2024 से जो वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा, अर्जेंटीना भी यहाँ पर आना था लेकिन उसने जो है वो एट द एंड जो है वो मना कर दिया। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये रशिया का इनिशिएटिव है। 2001 में जो है वो ये जो है वो शुरू किया गया था। पहले जो है वो इसमें 4 मेंबर्स थे, और अभी जो है वो साउथ अफ्रीका जो है इसमें 5th मेंबर ऐड हुआ था। इनकी जो जो मीटिंग है कि किस तरह से हर साल जो है वो होस्ट किया जाएगा, वो इस तरह रोटेशन में चलती है। फॉर एग्जांपल पहले ब्रिक्स करेगा, फिर रशिया करेगा, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर अगेन ब्रिक्स, इस तरह से। देन उसके बाद एशियन नेशंस की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़ जिसमें इंक्लूड हो रहे हैं आपका यहाँ पर जो मेन जो टारगेट है वो क्या है यहाँ पे कि सोशल
जो है वो कॉपरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन और पॉलिटिकल कॉपरेशन, ये तीनों का मेन टारगेट है। मतलब ये तीन जो है वो इन 10 कंट्रीज़ को यूनाइट करता है। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था 1967 में, उसके तहत जो है वो बना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या म्यांमार जो है वो वन ऑफ द एशियन कंट्री है या नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये ऑनर जो है भाई जो ये मिला है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रीस का, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और अभी भी जो है वो नरेंद्र मोदी जी को जो है वो रशिया का जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला है। और अभी ये भी मिला है, ये भी पहले मिला था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। और ये अवार्ड जो है ये 1975 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। देन उसके बाद है चेस वर्ल्ड कप। ये फाइट वाला चेस वर्ल्ड कप है और ये कहाँ पर होगा, बाकू अजरबैजान। और इसके विनर जो है वो कौन है, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो है उसको जीत चुके हैं और उन्होंने डिफीट किया आर प्रगनंदा को, सेकंड इंडियन टू रीच द फाइनल। और ये आर प्रगनंदा जो है वो सेकंड इंडियन है जो इसके फाइनल में पहुंचे। पहले जो थे वो थे विश्वनाथ आनंद। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अभी इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन अमानत, जिसकी वजह से अगेन न्यूज़ में आ जाता है। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1882 में, यानी कि जो रेलवे कंपनीज थी उस टाइम पे, उन्होंने जो है वो रेलवे गार्ड्स को अपॉइंट किया था टू प्रोटेक्ट रेलवे प्रॉपर्टीज़। तो वहाँ से जो है वो ऑरिजिन होता है। स्टेचुटरी बैकअप जो है उसको 1957 में मिला है बाय एन रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद आर्म फोर्सेस में डिक्लेयर किया गया इसको यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा 1985 में। और ये अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आर्म फोर्सेस में अगर हम बात करें जो कि पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन और सारा केस जो है वो डील करती है। देन उसका युद्ध अभ्यास की बात करें अगर, तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है और ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अदर एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वज्र जो है वज्र प्रहार जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालाबार ये नेवल एक्सरसाइज है, 2015 में जो है जापान ने भी इसको ज्वाइन किया था। कोप इंडिया एयर एक्सरसाइज मल्टीलेटरल है। रेड फ्लैग ये भी एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो हमने यूएसए और इंडिया के बीच की सारी एक्सरसाइज को साथ में एक साथ कवर कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट है निराक्षी। ये ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जो इसका मेन काम है डिटेक्ट करना माइंस को, और इसको किसने लॉन्च किया है, भारत ने। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज जवेद तलवार। जवेद तलवार इंडिया और यूएई के बीच में होती है और नेवल एक्सरसाइज है, इसका 8th एडिशन हुआ है अभी रिसेंट में। देन उसके बाद नेक्स्ट है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रशिया का है और ये क्या है, एक तरह से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 हो गया रशिया का। थर्ड, ये थर्ड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो थर्ड है वो किस कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद है AUSINDX इंडेक्स। इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो है वो ये नेवल एक्सरसाइज है और 5th एडिशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हैंड राइटिंग के लिए प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिएगा, सॉरी, क्योंकि ये PDF को स्कैन करके बनाया है तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस रहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, बट प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा जो है वो आपको यहाँ पे जो है मैनेज करना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है कलाई नगर, ठीक है, मंगालीर उर्मिंग थिरोरी तिथम। ये स्कीम जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और यहाँ पर मेन टारगेट है कि बेसिक इनकम जो है वो वुमेन को प्रोवाइड की जा रही है ₹1000 पर मंथ। इसमें जो है वो मेनली जो है वो ये उन वुमेन्स के लिए है जो अनपेड है, एक तरह से अनपेड लेबरर, रिकॉग्नाइज्ड एज वुमेन अनपेड लेबरर। तो 1,000 रुपये जो यहाँ पर वुमेन को दिया जाएगा और एक तरह से क्या है, फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और अगर आप इस बार का HCS का पेपर उठाकर देखोगे तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी बार पहले भी जो है वो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अभी इस बार पूछा गया है कि कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है और वो ईयर भी सीक्वेंस में पूछा गया है कि कौन सा पहले था। तो इसलिए इस तरह के टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो सितंबर 2021 में लॉन्च किया था और यहाँ पर मेन टारगेट है एम टू डेवलप द डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। मतलब एक तरह से जो वो डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करना, और इसके रिगार्डिंग हमारा एक जो इनिशिएटिव है या एग्जांपल भी अगर हम समझे तो वह है टेलीमेडिसिन के कंसेप्ट को जो है यहाँ पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRB। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो याद रखना कि 1975 में ये बने थे और कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर ये बने थे, वो थे नरसिम्हा कमेटी। तो इसको हम RN से भी याद रख सकते हैं या NR से भी याद कर सकते हैं कि ये कमेटी ने जो है वो रीजनल रूरल बैंक को बनाया था और RRB एक्ट आया था 1976 में। और रेगुलेट कौन करता है इसको, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है इसको नबार्ड। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट। नबार्ड जो है वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हमें एक फैक्ट और यहाँ से क्लियर होता है कि नबार्ड डायरेक्ट पैसा नहीं देता। नबार्ड का काम है जो रूरल एरियाज़ है उनको डेवलप करना, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, लेकिन डायरेक्टली पैसा नहीं देता। वो RRB और डिफरेंट कॉपरेटिव्स के थ्रू पैसा जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है वेस्टर्न ट्रैगो फंड।
स्टेट बर्ड ऑफ द हिमाचल प्रदेश IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है। यहाँ पे याद रखना कि IUCN जो है वो 1948 में बना था और ये ओल्डेस्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। एंडेमिक है ये आपका जो वेस्टर्न टैरगोपन है ये एंडेमिक टू द नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज है, तो इसलिए ये यहाँ पर जो है वो स्टेट बर्ड भी हिमाचल का इसको डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है और लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों जो है वो यहाँ पर मिलते हैं और नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसका है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो है वो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। 1983 में टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर किया गया था इसको अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, जो लॉन्च किया है 1973 में। और भारत में अगर अभी हम बात करें तो 55 जो है वो टाइगर रिजर्व अभी प्रेजेंट टाइम में है। और इसके रिगार्डिंग एक जो है वो कमेटी बनाई गई थी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो है वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट कर रही है प्रोजेक्ट टाइगर को। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी है, ये अथॉरिटी कब बनी है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, ये आसाम में है, फुटहिल ऑफ द हिमालयाज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक टाइगर रिजर्व है, ये एलिफेंट रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा ये आपको फीचर्स दे दिए जाएंगे और फिर पूछ लेंगे कि ये कौन सा जो है वो टाइगर रिजर्व है। तो मानस नेशनल पार्क जो है वो इसमें इंक्लूड होता है, जहाँ पर आपको टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है क्लाउडेड लेपर्ड, ये लेपर्ड जो मेघालय स्टेट में मिलता है यानी कि, और ये मेघालय का स्टेट एनिमल भी है। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें वल्नरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं IUCN स्टेटस, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछने के चांसेस बनते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट रहता है पिलभित टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में है और ये तराई रीजन में आता है। तराई रीजन जो है वो फर्टाइल रीजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट रहता है नगर वन योजना, ये 2020 में जो है वो लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि अर्बन फॉरेस्ट्री को जो है वो यहाँ से प्रमोट करने की जो वो कंसेप्ट जो है वो शुरू होता है एक तरह से। देन उसके बाद नेक्स्ट है नवेगांव नगरजिया टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है और नवेगांव से हम इसको याद भी कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में कितने टाइगर रिजर्व है, ये जो मतलब जितने भी महाराष्ट्र में जो टाइगर रिजर्व है 3 या 4 टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जिमिंग लेक, ये मणिपुर में है, न्यूज़ में थी ये। वर्ल्ड एलिफेंट डे की अगर हम बात करें तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और एलिफेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया है, सिंबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। कीटोन स्पीशीज़ है, कीटोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं कि इनका जो है वो जिस एरिया में ये पाई जाती है वहाँ पर डोमिनेटेड रोल प्ले करती हैं। अगर वहाँ ये नहीं होगी तो हो सकता है कि ये जो है वो जो वहाँ की कंडीशंस है वो उस तरह की ना रहे। उनका इन जो कीटोन स्पीशीज़ का रोल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बिना वो एरिया में जो है वो पॉसिबल नहीं होता है सर्वाइवल। देन उसके बाद अगर हम बात करें एलिफेंट्स की पॉपुलेशन की भारत में तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, देन उसके बाद आसाम, फिर केरला। सेंसस यानी कि एलिफेंट सेंसस जो है वो हर 5 साल बाद होती है। टाइगर सेंसस की अगर हम बात करें, याद रखना टाइगर सेंसस 4 साल में एक बार होती है, हर 4 साल बाद होती है। एलिफेंट सेंसस 5 साल में एक बार होती है। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 में। अब हम यहाँ पे बात करें 23 स्टेट्स हैं जिसमें जो प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया। और IUCN स्टेटस की यहाँ पर बात करते हैं तो अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उसका स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अफ्रीकन सवाना जो एलिफेंट है उसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। और एशियन जो एलिफेंट है उसका स्टेटस है एंडेंजर्ड। तो हमारे यहाँ पर जो एलिफेंट है उसका स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। कालका शिमला रेलवे लाइन, ये जो है वो इसमें 18 स्टेशन, 102 टनल, वैसे तो 103 टनल है लेकिन एक जो वो क्लैप्स हो गई है, और 988 ब्रिजेस हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग मिला है 2008 में। आपको बताना है 2008 में, सॉरी, आपको बताना है कि ये जो साइट है कालका शिमला रेलवे लाइन, ये जो है वो नैरो गेज में इंक्लूड होते हैं, ब्रॉड गेज में इंक्लूड होते हैं। इसका आंसर जब आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो है टॉय ट्रेन जो है वो अभी जो है वो टॉय ट्रेन के लिए जो वो ये साइट फेमस है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कश्मीरी स्टैग, इसको हंगुल भी कहते हैं। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, स्टेट एनिमल ऑफ द J&K। और दाचीग्राम नेशनल पार्क फॉर जो है वो यहाँ पर याद रखना, दाचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, वो हंगुल के लिए जो बहुत ज़्यादा फेमस है। लायन टेक मसक की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैक्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे तो याद रखना बियर्डेड मॉन्क है, ये बियर्डेड मंकी है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। और IUCN स्टेटस अगर हम बात करें तो एंडेंजर्ड है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, इन अरावली हिल्स में ये है। और अरावली हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। विंध्याचल में जो हाईएस्ट पीक है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एक मैंने आपको बता दिया, एक आप आंसर बताओगे तो उससे क्या एक प्रॉपर रिवीजन जो है वो हम ट्रेंड जो है वो फॉलो शुरू कर सकते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। और अदर टाइगर रिजर्व इन राजस्थान अगर बात करें तो इसमें मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, ठीक है, रणथंभौर और सरिस्का, ये जो है वो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो आपके राजस्थान में है।
देन उसके बाद नेक्स्ट है पीएम यशस्वी स्कीम। ये स्कीम जो है वो स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर द स्टूडेंट्स इन द ओबीसी, एससी, डिनोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स एंड ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी में जो ये इंक्लूड हो रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए जो है वो स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर किसने प्रोवाइड किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। देन उसके बाद नेक्स्ट है पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम का जो एम है वो है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, जिसमें जो है वो इक्विटेबल, इंक्लूसिवनेस, जॉयफुलनेस, स्कूल एनवायरनमेंट का जो है वो मेन फोकस किया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और लॉन्च की गई थी 2022 सितंबर में। तो ये जो ईयर है लॉन्च वाला, ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम आवास योजना, ये अर्बन की अगर हम बात करें यहाँ पे 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें पक्का हाउस का जो वो टारगेट रखा है 2022 तक की, 2022 तक पक्का हाउसेज बनाने हैं। इसके बाद इस स्कीम को जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक। तो स्कीम जो है वो यहाँ से एक्सटेंड भी हो गया 2024 तक। देन उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर मदन लाल ढींगरा। ये न्यूज़ में थे, रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर है, और न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर जो है वो पीएम ने जो ट्रिब्यूट पे किया है। इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था अमृतसर में 18 Feb 1883 में। सबसे पहले याद रखना, ये इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड से पढ़कर आए, इंजीनियर थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ वहाँ पर जब इंग्लैंड में थे तो वहाँ पर जो है वो ये वीडी सावरकर, लाइक जो रेवोल्यूशनरीज थे, वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस भी थे, उनके कांटेक्ट में आ गए। और उसके बाद जो है उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को जो है भारत में जो है प्रमोट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर उसके बाद 1909 में जो है वो इनको जो है वो ही असिसिनेट, किसको असिसिनेट किया था उन्होंने, सर विलियम हल्ट कर्जन को जो है उन्होंने जो है वो यहाँ पे असिसिनेट किया था। रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर थे ये। और इसके बाद जो है वो आफ्टर ट्रायल, इनके ट्रायल हुए थे और इनको गिल्टी फाउंड किया गया था और उसके बाद सेंटेंस टू डेथ। और 17 अगस्त डेथ एनिवर्सरी, मैंने आपको बताया कि इनकी डेथ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट पे किया है। पहले बर्थ एनिवर्सरी पर किया था, फिर उसके बाद डेथ एनिवर्सरी पर जो है वो ट्रिब्यूट पे किया। और इसमें 17 अगस्त 1909 में जो है उनको जो वो हैंग कर दिया गया था एट द एज ऑफ द 24। तो जब ये जो है वो 24 साल के थे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है ओनम। ओनम जो है वो केरला में जो है वो ये जो है वो फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है 10 डेज हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सोइंग फेस्टिवल है, तो एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल है। नेशनल हैंडलूम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। लूनर 25, ये रशिया का मिशन है मून के लिए। देन उसके बाद लोकमान्य तिलक की, अगर हम लोकमान्य तिलक अवार्ड की अगर हम बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये जो है वो किसको मिला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और किसने दिया है, महाराष्ट्र सर जो है वो तिलक, ये अवार्ड दिया जाता है, कब दिया जाता है, 1 अगस्त को दिया जाता है, जब डेथ एनिवर्सरी थी तिलक जी की। और तिलक जी की डेथ जो है वो 1920 में डेथ हुई है, 1 अगस्त 1920 में। ठीक गांधी जी ने जो है वो जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करनी थी उस टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी। और ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था 1983 में। देन उसके बाद नेक्स्ट है एमपी स्टेट स्पोर्ट एकेडमी। ये ऑनलाइन एकेडमी जो है वो लॉन्च किया, ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी बाय द मध्य प्रदेश। याद रखना, कारगिल एक यात्री एक जुबानी, ये जो है वो बाय द ऋषि राज, ये बुक है, उन्होंने लिखी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है पार्टीशन हॉरर रिमेंबरेंस डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 अगस्त को। ये इस तरह से डेज से एक ना एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, स्पेशली इन केस ऑफ अलाइड। तो हमें डेज जो है वो सारे के सारे याद करने बहुत जरूरी है। तो जो इंपॉर्टेंट है हम उनको साथ में कवर कर रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये 29 अगस्त को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इंपॉर्टेंट अदर डेज की अगर हम बात करें अगस्त में, तो सबसे पहले तो याद रखना कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो वो लॉन्च की गई थी 8 अगस्त को, तो यहाँ पर वो वाला डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 6 को हिरोशिमा डे होता है। यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो है वो हिरोशिमा नागासाकी पर जो है वो एटम बॉम्ब जो है वो यूएसए ने फेंके थे, तो उसके रिगार्डिंग ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 7th को जो है वो हैंडलूम डे होता है, नेशनल हैंडलूम डे। 9th को जो है वो नागासाकी डे होता है। 6 तो 6, 7th, 8th, 9th तीनों क्लियर हो गए। इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। एलिफेंट डे जो है वो 12 अगस्त को होता है। इंडिपेंडेंस डे, भारत का जो इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त को। सद्भावना दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 20 अगस्त को। और वुमेन इक्वालिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 26 अगस्त को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है रिगार्डिंग द अगस्त मंथ। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एनजीटी। और एनजीटी जो है वो 2010 में बना था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि ये जो आपका सीआर कोड, जो कोड ऑफ प्रोसीजर है, उसके अंडर बाउंड्री नहीं होता है 1908 का। और जो चेयरपर्सन है वो रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और विद इन 6 मंथ जो है वो एनजीटी को जो है वो कोई भी डिसीजन या कोई भी इशू जो होता है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग को सॉल्व करना होता है, अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं ये। प्लस रिव्यू करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको जो है वो प्रॉपर जस्टिस नहीं मिली है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आप जो है वो जा सकते हैं विद इन 90 डेज।
देन उसके बाद नेक्स्ट है नीलकांत मिश्रा। नीलकांत मिश्रा अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि उदई के जो है वो चेयरपर्सन बने हैं, चेयरमैन बने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है संजय कुमार अग्रवाल, इनको अपॉइंट किया एज अ चेयरमैन ऑफ द CBITC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इनका जो है वो चेयरमैन जो है वो इनको अपॉइंट किया है। आई होप ये इनिशिएटिव जो है हमारा एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।